डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने फसल बीमा योजना से किसानों को दी राहत। 285 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि किसानों को दी। कहा किसान फसल का बीमा जरूर कराएं। एआई सम्मेलन में कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री का तल्ख बयान। कहा कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा आया सामने। जयपुर में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 3 दिवसीय साइबर सुरक्षा सेमिनार का किया शुभारंभ। कहा साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए न्यायपालिका पर सब कुछ करेगा। सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान में साइबर क्राइम कोर्ट बनाने का किया ऐलान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन का रुख करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज विपक्षी विधायकों की अनुपस्थिति का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। डुमरी से जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने निकाय चुनाव प्रचार में व्यस्त विपक्षी विधायकों के सदन से गैर हाजिर रहने पर सवाल खड़े किए और इसे जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी से जुड़ा गंभीर मामला भी बताया। विधानसभा के चौथे दिन स्थापना समिति को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान जयराम महतो ने मांग की कि सरकारी विभागों की स्थापना समितियों में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, ताकि ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता और जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जयराम महतो ने अपने तर्क के समर्थन में केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनी है। वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए विभागीय मंत्री दीपक बरुआ ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है और दूसरे राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। पूरा सदन खाली रह जा रहा है, क्या हो रहा है? बिल्कुल, हमें लगता है कि बजट सत्र की गंभीरता होनी चाहिए। बजट सत्र जो हम लोग बीते आने वाले 1 वर्ष के कायाकल्प रोड मैप की तैयारी करते हैं कि किस विभाग को कितना खर्च देना है, किस विभाग से क्या कार्य करना है, और ऐसे में पूरा बजट सत्र का जो कार्रवाई हो रहा है, सेशन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं माननीय सदस्यों की उपस्थिति ठीक ठाक नहीं हो पाना चिंता का विषय है। कई विधायक तो ऐसे भी दिखे जो सेशन को छोड़कर नगर निकाय के चुनाव में व्यस्त दिखे हैं, जो कि मेरे हिसाब से चिंता का विषय है। बजट सत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे आने वाले 1 वर्षों की राज्य के कायाकल्प कैसा होगा उसको हम लोग तय करते हैं। आपको बता दें, इस प्रश्नकाल के दौरान जयराम महतो ने मांग की कि सरकारी विभागों की स्थापना समितियों में जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, ताकि ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता और जन भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वहीं जयराम महतो ने अपने तर्क के समर्थन में केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनी है। वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए विभागीय मंत्री दीपक बरुआ ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। रांची में चल रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही पूरी होने के बाद सदन को अगले दिन सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान विपक्ष ने सत्ता पक्ष को उसके पुराने वादों की याद दिलाते हुए सरकार से जवाब मांगा और कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। सदन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सिमरिया विधायक उज्जवल दास ने राज्य सरकार पर अधूरे वादों का लेकर निशाना साधा। हालांकि एपीएन न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने हेमंत सोरेन के उस बयान का समर्थन किया जिसमें मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को बड़ा भाई बताया था। उज्जवल दास ने कहा कि इस बयान को लेकर अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसे गलत तरीके से पेश करना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय से ही विकास संभव है और इस मुद्दे को राजनीतिक विवाद का रूप देना सही नहीं है। सरकार ने युवाओं के लिए
बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। ये योजना धरातल पे अभी तक उतरी नहीं है, तो हम लोग सरकार से पूछेंगे आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि वो योजनाएं धरातल पे नहीं उतर सकी। और भी अब बहुत सारे मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, उन सारे मुद्दों को हम लोग उठाएंगे। एक सवाल करेंगे, जैसे कि आप भाजपा से हैं, ये दावे कांग्रेस की तरफ से किए गए। केंद्र त्रिपाठी ने दावा किया कि निकाय चुनाव के बाद जेएमएम और बीजेपी मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएगी, ये सरकार बदल सकती है। ऐसा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ देखिए, सबसे पहले बता दूं कि हम लोगों के राष्ट्रीय नेतृत्व के ओर से तो कोई घोषणा नहीं हुई है, हमारे प्रदेश की ओर से कोई घोषणा नहीं हुई है। मैं यही कहूंगा कि के.एन. त्रिपाठी जी को लगता है कि सपने आते हैं और वो अपने सपनों में ही जीते हैं, इसके सिवा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, सीएम ने भी इसके बाद यहाँ सदन में शुरुआत में ही केंद्र को बड़ा भाई कहा। देखिए, ये नैतिकता है, राजनीति से ऊपर नैतिकता भी होनी चाहिए। केंद्र में उनको बड़ा भाई कहने का मतलब यह कि सम्मान उनको दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना। और वो भी जो है सो जब भी मिलते हैं, हमारे केंद्र के नेतृत्व भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी भी मिलते हैं, तो भी उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये तो राजनीति से ऊपर की परिस की चीज है, इसको राजनीति नहीं किया बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना हमारे बीच विधायक उज्जवल कुमार ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो दावे किए जा रहे चुनाव के बाद सरकार बदलने की सरासर गलत है, क्योंकि पार्टी भाजपा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रही। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मेरे नमस्कार। चास नगर निगम चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। गैर दलीय चुनाव होने के बावजूद प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बोकारो के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक बयान जारी करते हुए कहा कि हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान राज्य ने स्वास्थ्य मंत्री ने 19% आबादी का जिक्र करते हुए मेयर उनके समाज से होने की बात कही थी। इस पर सवाल उठाते हुए बिरंची नारायण ने कहा कि 81% आबादी के प्रतिनिधित्व पर भी विचार होना चाहिए। झारखंड में नगर निकाय चुनाव संपन्न होने जा रहा है। 23 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में इस मतदान के क्रम में चास नगर निगम क्षेत्र में चुनाव प्रचार में आए झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान इरफान अंसारी जी ने एक बयान दिया कि 19% उनकी आबादी है, अर्थात मुस्लिम समाज की आबादी है, और जब हमारी आबादी 19% है तो किसी भी हालत में हमें मेयर बनना है, हमें मेयर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। सवाल उठता है कि राज्य सरकार के मंत्री अगर समाज को बांटने वाला बयान दें तो एक गंभीर सवाल उत्पन्न करता है। एक और सवाल आता है मन में कि आखिर जिनकी आबादी 19% है वो यदि दम्भ भरते हैं कि हम 19% हैं, मेयर बनकर रहेंगे, तो जिनकी आबादी 81% है तो वो कब जगेंगे। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के तुलबुल गांव में बीती रात हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई। 5 हाथियों का झुंड गांव में घुस आया और एक घर का दरवाजा तोड़कर अंदर रखे अनाज को पूरी तरह चट कर गया। गनीमत रही कि घर के लोग समय रहते सतर्क हो गए और अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गए, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि का वितरण किया। इस योजना के माध्यम से लाखों किसान परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा। लखनऊ में आयोजित सहायता राशि वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की फसल क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना किसानों के लिए संकट के समय सुरक्षा कवच के रूप में काम कर रही है। प्रदेश भर के 2,51,000 किसान परिवारों को, जिन्होंने अपनी फसल को अतिवृष्टि के कारण या सूखे के कारण
उनकी फसल को नुकसान हुआ। ऐसे 2,51,000 किसान परिवारों को 285 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी हम लोगों ने प्रदान किया है। लखनऊ में यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ सवर्ण मोर्चा का प्रदर्शन किया गया। परिवर्तन चौराहे से गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च का ऐलान किया गया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। प्रदर्शनकारी जोरदार नारेबाजी की। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहे। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष संदीप सिंह समेत स्वर्ण समाज के लोग मौजूद रहे। रायबरेली के सीएमओ ऑफिस में तैनात प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर देश बिंदु पर गंभीर आरोपों ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है। राजकीय वाहन चालक संघ ने उन पर सेवानिवृत्त चालकों से अवैध वसूली और दस्तावेजों में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर देश बिंदु विवादों में घिर गए हैं। अशोक कुमार, क्या है वाहन चालक। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें आ रही हैं कि हम 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। मेरा क्लेम, मेरी तैनाती जो है 6 रोग अधिकारी के यहाँ थी। वहाँ से मेरा पूरा क्लेम जो है बन के यहाँ सीएमओ ऑफिस में आया है। उसमें इन लोगों ने आरोप लगाया कि ये ज़्यादा ले रहे हैं, अब बल्कि जो है हमारा जो है मूल वेतन 66,000 पे हम रिटायर हो गए हैं। क्लेम ना देने के कारण जो है हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं इन्होंने और धमकाया भी कि जाइए, चाहे जहाँ जाइए, बिना 1 लाख रुपए दिए आपका क्लेम नहीं निकालेंगे। कौन धमका रहा है? ईओ साहब। क्या नाम है? देशबंधु प्रशासनिक अधिकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अमेठी में बड़ी कार्रवाई की गई। इन्होना थाना क्षेत्र में गौ कशकी के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी जुनैद अहमद को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार बीते दिन करन गांव के जंगल में गौ कशी की घटना सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। बिजनौर में एक तथाकथित बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि नेता ने सीएमओ ऑफिस में घुसकर एसीएमओ पर अधूरी फाइल पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। इस घटना के बाद जिले के डॉक्टरों में भारी रोष व्यक्त है। जनपद बिजनौर के थाना चांदनपुर क्षेत्र के फिना स्थित आशीर्वाद अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के तहत चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए फाइल सीएमओ कार्यालय भेजी गई थी, लेकिन फाइल अधूरी होने के कारण एसीएमओ ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज होकर खुद को बीजेपी नेता बताने वाला सीएमओ ऑफिस पहुंच गया और एसीएमओ पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाने लगा। आरोप है कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी और जबरन साइन कराने की कोशिश की। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप सभी को नमस्कार। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एक मनोज कुमार नाम का व्यक्ति है जो कि भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग लगा के चलते हैं और अपने आप को फीना का बताते हैं वो, और अक्सर सीएमओ ऑफिस में वो दिख जाते हैं। आज 1:52 पर इनका फोन आया, तो एक्चुअली मैं उस समय पहचान नहीं पाया कि ये व्यक्ति है कौन। तो इन्होंने कही कि मेरी फाइल पड़ी हुई है, आप उस पर साइन क्यों नहीं कर रहा हो। हमने कहा अगर फाइल पड़ी हुई है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसे साइन कराइए, डॉक्टर देवेंद्र देखते हैं, उनको साइन कराइए आप। तो मैं इस प्रकरण को इस संबंध में समझ रहा था कि ये शायद हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई मामला है, उस संबंध में बोल के इनको मैंने जवाब दिया। बाद में इन्होंने बताया कि नहीं, आप आयुष्मान कार्ड तो आप ही देखते हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं ही देखता हूँ, मैंने आयुष्मान कार्ड ही देखता हूँ। तो कह रहे हैं कि मेरी 20 दिन से फाइल पड़ी है उसको नहीं। हमने कहा वो ऑनलाइन जो प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर के क्रम में डॉक्टर नताशा उसके लिए अधिकृत की गई हैं। वो जांच करने के बाद निरीक्षण आख्या लेके आएंगी, तब वो उसको देखेंगे। अगर हमारे हिसाब से वो सही रहेगा तो साइन करेंगे, अदरवाइज हम फिर भी करेंगे।
हमीरपुर में एक निजी विद्यालय की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां स्कूल प्रबंधन की गलती के कारण 12वीं की एक छात्रा इस वर्ष बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाई। आरोप है कि विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहा था और छात्रा का यूपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया गया। मामला हमीरपुर जिले के मुस्कुरा विकासखंड के बिहोनी गांव का है, जहां पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा रागिनी ने विद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि उसने हर साल की फीस जमा करने के बावजूद उसका यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। रागिनी ने बताया कि वह कक्षा 9 से इसी विद्यालय में पढ़ रही थी और इस वर्ष उसे 12वीं की परीक्षा देनी थी। जिले में आदमखोर भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। कैसरगंज थाना क्षेत्र के लोनियन पुरवा मंजारा तोकली गांव में आंगन में खेल रहे 5 साल के मासूम पर भेड़िए ने अचानक हमला कर दिया। घटना के वक्त बच्चे की मां कुछ ही दूरी पर मौजूद थी। भेड़िया मासूम को मुंह में दबाकर भागने लगा, जिसे देखकर मां की चीख निकल गई और पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। मां की चीख सुनकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे और शोर मचाते हुए भेड़िए को घेरने की कोशिश की। ग्रामीणों की भीड़ देखकर भेड़िया बच्चे को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। हालांकि इस हमले में मासूम के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और वह खून से लथपथ हो गए। घायल बच्चे को तुरंत महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसकी निगरानी कर रही है। वहीं बच्चे की हालत गंभीर लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। और बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां नर्मदापुरम स्थित भाजपा कार्यालय में स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, उच्च शिक्षा और परिवहन विभाग से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि बजट में स्कूलों के उद्यान, डिजिटल क्लासरूम, नए भवनों के निर्माण और शिक्षकों की भर्ती के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कॉलेजों में अधोसंरचना विकास और रोजगारमुखी पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की भी घोषणा की गई है। इन सबको समाहित करते हुए मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया। एक और महत्वपूर्ण चीज जो इस बजट में हुई, पूर्व के वर्षों की तरह इस वर्ष भी कोई नया कर नहीं लगाया गया। किसी भी किस्म से करों में बढ़ोतरी नहीं की गई। जो हमारी समाज कल्याण की योजनाएं थी, किसी योजना को हमने बंद नहीं किया, किसी योजना में राशि की कमी नहीं की और बेहतर योजनाएं बढ़ाने का भी हमने काम किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक ऐसी शादी संपन्न हुई जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 4 फीट के देव दूल्हे और 3.5 फीट की दुर्गा दुल्हन ने पूरे रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। इस अनोखी शादी को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे और नवदंपति को आशीर्वाद दिया। इस विवाह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चे रिश्तों के लिए कद नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखता है। नर्मदापुरम में संपन्न हुई यह शादी आम शादियों से अलग और बेहद खास रही। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री करुण साव ने कांग्रेस के नग्न प्रदर्शन की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन देश की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का तरीका है और कांग्रेस का राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आया है। साव ने मांग की कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी माफी मांगे। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। राष्ट्र विरोधी चेहरा सामने आया है। लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दुनिया में भारत के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दुनिया भर के लोग जब एआई समिट में आए हैं देश में, ऐसे समय में ये नग्न प्रदर्शन उनके राष्ट्र के प्रतिष्ठा को खराब करने का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को दर्शाता है और इसलिए इस घटना की मैं तीव्र निंदा करता हूं और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी
देश से माफी मांगे कि उन्होंने पूरी दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है, शर्मनाक हरकत किया है। धमतरी के कुरुद स्थित मां मातंगी दिव्य धाम में राष्ट्रीय गौरव रथ का भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर प्रेमा साई जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में 20 से 25 हजार श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर महाराज ने हिंदू जागरण, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्र चेतना पर विचार रखे। उन्होंने सरकार के से महापुरुषों के योगदान को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग की। स्वयं 5 बजे रथ का पूजन हुआ। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा और भजन कीर्तन हुआ। छावा भारत क्रांति मिशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिव जन्मोत्सव सोंगटा 2026 के तहत यह रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया जा रहा है। यात्रा कई शहरों से होते हुए जगन्नाथपुरी पहुंची और अब मां मातंगी दिव्य धाम में इसका स्वागत किया गया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां महाराष्ट्र के अमरावती मनपा क्षेत्र में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के कथित बोगस वितरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जांच में सामने आया कि 7,128 प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान 965 लोगों ने कथित रूप से फर्जी व झूठे दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त किए। इनमें से 100 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि शेष 865 मामलों में शनिवार से एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आगामी 15 दिनों के भीतर सभी संबंधित दोषियों पर शासन से धोखाधड़ी करने के आरोप में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। ऐसा दावा भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने अमरावती में पत्रकारों से बातचीत में किया। सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2025 में मनपा द्वारा वितरित 35,000 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की आशंका है। इस संदर्भ में मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने वर्ष 2025 में जारी सभी 35,000 प्रमाण पत्रों का 15 दिनों के भीतर विशेष ऑडिट कराने और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का आश्वासन दिया है। नवी मुंबई महानगर पालिका में कोविड काल के दौरान प्रशासक के रूप में लिए गए प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों की जांच की तैयारी शुरू हो गई है। मनपा की जनरल मीटिंग में 5 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जो उस दौरान हुए खर्च और विकास कार्यों की समीक्षा करेगी। कोविड के कारण मनपा चुनाव नहीं हो सके थे और आयुक्त प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे थे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और बड़े पैमाने पर विकास कार्यों पर खर्च हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसलों पर सवाल उठाते हुए वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई थी। पूर्व सांसद संजीव नाइक ने कहा कि प्रस्तावित समिति सभी प्रशासनिक निर्णयों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।